हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करो मेरे प्यारे बच्चों। हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करो मेरे प्यारे बच्चों। तकदीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। तकदीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। इस शानदार पंक्तियों के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपका इस प्यारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक वंदन करते हैं। बच्चों, जैसा आप परिचित हैं, इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में 2 पार्ट अब तक पढ़ाए जा चुके हैं। आप सभी को पता है, रोल ऑफ नाउन पढ़ाए जा चुके हैं। पिछले 2 वीडियो में पढ़े हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं सिंटैक्स का अगला टॉपिक, जिसका नाम है रूल ऑफ वर्ब। रूल्स ऑफ वर्ब्स। आज हम आपको रूल ऑफ वर्ब पढ़ाने चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये देखिए, आपका जो पहला नियम है, रूल नंबर 1, इसमें बताया गया है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही आता है। अर्थात अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर क्रिया आएगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल क्रिया आएगी, और उसका नंबर और पर्सन हमें ध्यान रखना है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ पहले एग्जाम्पल में ही लाइक एप्पल्स। अभी हमारा सिंगुलर है लेकिन क्रिया प्लूरल लग गया है। ध्यान दे रहे हैं ना, ही सिंगुलर है और क्रिया प्लूरल है। होना क्या चाहिए, ही लाइक्स एप्पल। यहाँ देखिए, दे प्लूरल है, इसलिए लफ्ज़ हमारा सिंगुलर नहीं हो सकता, दे के साथ लब होना चाहिए। अर्थात दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आपकी प्लूरल क्रिया भी आएगी। अगला पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, थोड़ा इसका कलर चेंज करें। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में आएगा। अर्थात कोई करता है, 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, तो उनके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रीता एंड कुसुम, ये 2 लोग हैं और उनके साथ क्रिया हमारी आ रही है। ही एंड हिज ब्रदर, यहाँ भी 2 सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, इनके साथ हमारी क्रिया बहुवचन आई हुई है, यानी बहुवचन होने के नाते इनके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब रूल नंबर 3 पर आ जाइए। रूल नंबर 3 कह रहा है, जब 2 सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतावें तो वर्ब सिंगुलर होगा। कैसे पता चलेगा कि 2 नाउन कैसे एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं? तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब कभी 2 नाउन जुड़े रहेंगे, यानी नाउन प्लस नाउन, तो कैसे पता चलेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं या एक हैं? अगर दोनों नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगा हुआ है, ए एंड दा, यहाँ भी दा लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 व्यक्ति होंगे। अगर दोनों के साथ दा लगा होगा या ए लगा होगा, आइन लगा होगा, कोई आर्टिकल लगा होगा, तो 2 व्यक्ति या 2 वस्तुएं होंगी। लेकिन अगर उनके साथ सिर्फ पहले के साथ आर्टिकल लगा होगा, केवल पहले के साथ अगर आर्टिकल लगा होगा, अगर केवल पहले के साथ आर्टिकल लगा है, तो दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, द ओनर, द मैनेजर। अब द दोनों के साथ लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, द दोनों के साथ लगा हुआ, इसका मतलब ये 2 व्यक्ति हैं, तो इनके साथ क्रिया आर लगेगी। समझ रहे हैं, द दोनों के साथ लगा है तो ये 2 व्यक्ति हो गए, तो क्रिया आर हो गई। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, यहाँ भी ये 2 व्यक्ति माने जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ दा लगा हुआ है, तो क्रिया हमारी प्लूरल हो गई है। किंतु जब किसी एक ही नाउन के साथ दा लगा हो तो वहाँ क्रिया सिंगुलर होती है। ऊपर आपको दिखाया गया, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ द ओनर एंड मैनेजर, यहाँ सिर्फ ओनर के साथ दा लगा हुआ है, तो मैनेजर और ओनर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए क्रिया हमारा इज होना चाहिए। यहाँ द प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों एक ही हैं, इसलिए हमारी क्रिया हैज होनी चाहिए।
आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बच्चों कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट यानी दो नाउन एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करें तो वहाँ भी क्रिया सिंगुलर होती है। ऐसे कुछ शब्द हैं, ध्यान देना पड़ेगा। करी एंड राइस, द कार्ट एंड हार्स, स्लो एंड स्टडी। यहाँ करी एंड राइस एक भोजन के रूप में देखा गया है, भले ही दो वस्तुएं हैं लेकिन इनको एक सामग्री के रूप में देखा गया है, इसलिए इनको सिंगुलर मानते हुए हम क्रिया इज लगाए हैं। यहाँ द कार्ट एंड हार्स, यहाँ भी एक वचन होते हुए इज लगाया गया है। स्लो एंड स्टडी भी इसके साथ क्रिया हमारी सिंगुलर लगी हुई है बच्चों। अब हम नियम नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। नियम नंबर 5 कह रहा है अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, अगर उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो बताया जा रहा था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उन दोनों से पहले ईच या एवरी का प्रयोग अगर किया गया है तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, इनको सिंगुलर मानते हुए क्रिया वाज लगाई गई है। ईच डे एंड ईच नाइट, यहाँ क्रिया वाज लगाई गई है। अब हम रूल नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 6 कह रहा है क्या, यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आइदर आर या नाइदर नार या आर या नार से जुड़े हों तो हमेशा क्रिया बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है बच्चों। ध्यान देना, अगर इनसे दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी बाद में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा और उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब भी आएगा। लेकिन अगर सिंगुलर प्लस प्लूरल का कम्बिनेशन हो तो प्लूरल को हम बाद में लिखते हैं और उनके साथ हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आइदर मुन्नी और चुन्नी, यहाँ दो सब्जेक्ट मुन्नी और चुन्नी को जोड़ा गया है तो क्रिया हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट यानी चुन्नी के अनुसार लगेगा, अर्थात हैज। नाइदर सोहन नार हिज सिस्टर, अब यहाँ सिस्टर के हिसाब से वाज लगा हुआ है। राजेंद्र आर सुरेश, यहाँ सुरेश के साथ हैज लगा हुआ है। लेकिन अगर एक वचन प्लस बहुवचन का कम्बिनेशन हो तो देखिए यहाँ इस एग्जाम्पल में नाइदर सीता नार हर फ्रेंड्स, तो बहुवचन सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाएगा और क्रिया भी उसी के अनुसार लगेगी। आइदर यू आर योर फ्रेंड्स, यहाँ भी फ्रेंड्स के हिसाब से आर लगा हुआ है। राम आर हिज ब्रदर्स, यहाँ भी देखिए हैव लगा है बाद वाले कर्ता के अनुसार। कहने का तात्पर्य है कि जब एक वचन प्लस एक वचन का कम्बिनेशन होगा तो बाद में भी एक वचन पहले भी एक वचन, तो क्रिया हमारी सिंगुलर होगी। किंतु अगर सिंगुलर प्लस प्लूरल का कम्बिनेशन होगा तो सिंगुलर कर्ता पहले और प्लूरल कर्ता बाद में, और उनके हिसाब से प्लूरल क्रिया का भी प्रयोग किया जाएगा। नियम नंबर 8 देख लीजिए क्या कह रहा है। जब भिन्न भिन्न पर्सन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के सब्जेक्ट आर या नार से जुड़े हों तो वर्ब अंतिम पर्सन के अनुसार आता है, अर्थात हो सकता है किसी वाक्य में फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो। अगर किसी वाक्य में ऐसा आता है तो आपको जानना चाहिए कि जब किसी वाक्य में तीनों प्रकार के कर्ता आ रहे हों तो वहाँ जानते हैं क्या होता है बच्चों, वहाँ होता है एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस जानिए कि तीनों कर्ता को हम कैसे लिखते हैं, उनका फार्मूला होता है 2-3-1। 2-3-1 के फार्मूले में हम लिखते हैं और क्रिया हमेशा बाद वाले कर्ता के अनुसार लगाई जाएगी जब उनको आर या नार से जोड़ा गया होगा। ठीक है, जब उनको आर या नार से जोड़ा गया होगा तो हमेशा बाद वाले कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाएगी। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, आइदर यू आर ही। अब आइदर आर से इनको जोड़ा गया है तो बाद में ही लिखा गया है तो इज लिखा गया है, ही के अनुसार क्रिया हमारी इज लगाई गई है। उसी प्रकार अगर ऐसा वाक्य होता, मान लीजिए वाक्य में होता कि मैं तुम और मोहन, मैं तुम और मोहन, मैं तुम और मोहन, इसमें तीनों कर्ता आ गए। अगर किसी वाक्य में आई यू और मोहन आ जाए तो इनका लिखने का सीक्वेंस क्या होगा जानते हैं, 2-3-1। 2 मतलब पहले सेकंड पर्सन अर्थात पहले यू आएगा, फिर कामा लगा देंगे, फिर थर्ड आएगा, थर्ड मतलब मोहन, यू मोहन एंड आई,
यू मोहन एंड आई। तो जब किसी वाक्य में तीनों सब्जेक्ट आए हुए हैं तो उनका फार्मूला 2 3 1 को अप्लाई करेंगे और उनके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। किंतु जब इनको आइदर आर नाइदर नार से जोड़ा जाएगा तब भी फार्मूला ही रहेगा, लेकिन तब क्रिया बाद वाले कर्ता के अनुसार लगाई जाएगी। इसका एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है या तो तुम या मैं बाजार जा रहे थे, या तो तुम या तो मैं बाजार जा रहे थे, तो इसमें कर्ता क्या आया, यू और आई, यू और आई। तो फार्मूला हमारा क्या है, 2 3 1 का फार्मूला है। हमें जोड़ना किससे है, या तो तुम या तो मैं, अर्थात आइदर आर से। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आइदर यू, क्योंकि पहले 2 आएगा, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड इसमें है नहीं, फिर फर्स्ट आएगा। तो आइदर यू आर आई। अब आइदर यू आर आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्रिया इसके अनुसार लगाना होगा। तो आइदर यू आर आई वाज गोइंग टू मार्केट, वाज गोइंग टू मार्केट। समझ रहे होंगे। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ रहे हैं। आपका अगला नियम बता रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। आइदर नाइदर ईच वन ऑफ मेनी ए, इनके साथ जब भी कोई सब्जेक्ट, जब भी कोई नाउन आएगा तो उस नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए, ईच ऑफ द 2 बॉयज। अब देखने से तो लग रहा है 2 बॉयज प्लूरल है, लेकिन 2 बॉयज के पहले आइदर का प्रयोग हुआ बच्चों। तो आइदर ऑफ द 2 बॉयज के साथ सिंगुलर वर्ब लग गया हैज। नाइदर ऑफ द क्या है, नाइदर ऑफ द शर्ट्स, नाइदर ऑफ द शर्ट्स। अब देखिए शर्ट्स लिखा है लेकिन उसके पहले नाइदर आया है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एवरी बॉय, एवरी आ गया तो सिंगुलर क्रिया वाज हो गया। ईच ऑफ हिज सिस्टर्स। अब सिस्टर्स देख करके बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ क्रिया जो इज लगा हुआ है इसको कहेंगे ये तो गलत है, इज नहीं होना चाहिए, लेकिन इज ही होगा क्योंकि उसके पहले क्या लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है, और ईच हमेशा सिंगुलर का बोध कराएगा। मेनी ए बच्चों देख लीजिए, मेनी ए तो लग रहा है कि मेनी माने बहुत होता है, तो बहुत के साथ तो बहुवचन होना चाहिए, लेकिन नहीं, मेनी ए अगर कहीं लगा हुआ है तो उसके साथ भी सिंगुलर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। वन ऑफ देख लीजिए, वन ऑफ द पिक्चर्स। अब पिक्चर्स भले ही बहुवचन है लेकिन उसके पहले वन ऑफ लगा हुआ है, इसलिए क्रिया हमारी इज लगी है बच्चों। हमें उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। आइए हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला नियम क्या बता रहा है। अगले नियम से आप भली भांति परिचित हैं। लिखा हुआ कुछ नाउन देखने में प्लूरल दिखाई पड़ते हैं। जैसे कौन कौन है, न्यूज़ है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, गैलोज है, इनिंग्स है, जिम्नास्टिक्स है, बिलियर्ड्स है। ये देखने में तो प्लूरल जैसे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनके अंत में एस लगा होता है या एस लगा होता है, लेकिन ये एक्चुअली होते हैं सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर क्रिया का प्रयोग होगा, कभी इनके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। दिस न्यूज के साथ इज लगा हुआ क्योंकि न्यूज सिंगुलर है, फिजिक्स के साथ इज लगा है क्योंकि फिजिक्स सिंगुलर है, बिलियर्ड्स भी एक प्रकार का खेल है, इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है। अगला नियम रूल नंबर 11 बता रहा है कि जब दो नाउन्स, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा लेकिन हम एक साथ आपको दोनों बता रहे हैं कि जब दो नाउन से विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू के साथ जुड़े हों तो क्रिया हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाएगी। ध्यान से सुनना, अभी आपको पीछे बताया गया था आइदर आर नाइदर नार आर, इनके लिए हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगाई जाती थी, लेकिन इसमें विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, लाइक, इन एडिशन टू, इसमें इससे जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब लोगों को लगेगा फ्रेंड्स के साथ तो हैव आना चाहिए, यहाँ हैज लगा हुआ है,
लेकिन आप समझिए कि एज वेल एज से इसको जोड़ा गया है, इसमें ही के अनुसार क्रिया लगाई गई है। उसी प्रकार आपका अगला एग्जाम्पल जो दिख रहा है, नो वन बिसाइड्स योर फादर। यहाँ जो नोज क्रिया लगी हुई सिंगुलर क्रिया, यह फादर के हिसाब से नहीं बल्कि नो वन के हिसाब से लगी है। द इंस्पेक्टर टुगेदर विथ टू पुलिसमैन, टू पुलिसमैन के हिसाब से वाज लगा हुआ है। क्यों लगा है? क्योंकि ये इंस्पेक्टर के हिसाब से इसमें क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं टुगेदर विथ से। उसी प्रकार यहाँ विथ से जोड़ा गया क्या? मुन्ना और हिज सिस्टर्स को, तो इज क्रिया लगा है मुन्ना के अनुसार। यहाँ हरी लाइक हिज ब्रदर, यहाँ इज लगा हुआ है हिज ब्रदर के हिसाब से नहीं बल्कि हरी के हिसाब से। अब अगला नियम देख लीजिए, रूल नंबर 12 जो बता रहा है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली या बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा बाद वाले नाउन से या प्रोनाउन के हिसाब से आता है। नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल बल्कि, इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि। नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स, अब यहाँ जो क्रिया लगेगी वो सोल्जर्स के हिसाब से लगाई जाएगी। रूल नंबर 13 देख लीजिए। रूल नंबर 13 कह रहा है पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देश के नामों के पश्चात चाहे देखने में भले ही प्लूरल क्यों ना दिखाई दें, लेकिन उनके साथ हम सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स, अब टाइम में यस लगा हो, इसका मतलब है ढेर सारे हिंदुस्तान टाइम्स की बात थोड़ी हो रही है, हिंदुस्तान टाइम्स नामक न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो यह एक ही है और इसके लिए इज लगाया गया है। द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ भी सिंगुलर है, एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है, इसलिए इसके साथ हैज लगा है। द अरबियन नाइट्स एक किताब का नाम है जिसको हम अलिफ लैला के नाम से जानते हैं, तो इसके साथ भी इसका प्रयोग किया गया है। अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 14 जो कह रहा है उस पर हम गौर करते हैं। रूल नंबर 14 कह रहा है, ध्यान से देखिए, रूल नंबर 14 कह रहा है जब कोई प्लूरल नाउन, ध्यान से सुनना, जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, मेजरमेंट या निश्चित रकम का बोध कराता हो या निश्चित दूरी का बोध कराता हो, सर्टेन डिस्टेंस का बोध कराता हो, तो उसके साथ एक वचन की क्रिया लगती है बच्चों। जैसे 70 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 70 मील एक लंबी दूरी होती है। यहाँ 70 मील को एक निश्चित डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस के रूप में देखा गया है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर क्रिया लगाई गई है इज। यहाँ 20 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग अमाउंट, 20 रुपये एक बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, यहाँ एक यूनिट के रूप में 20 रुपये को दिखाया गया है, इसलिए इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। अगला नियम जो बता रहा है उसे हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, वैगेज पेंस और मीन्स। वैगेज पेंस और मीन्स, यहाँ देखिए वैगेज पेंस और मीन्स, ये अर्थ के अनुसार सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। तो नाउन वाले चैप्टर में आपने इसे पढ़ लिया, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। द पेंस ऑफ लाइफ आर अनबेरेबल, मच पेंस हैज़ बिन टेकन, मच पेंस माने बहुत सी तकलीफ़ें, तो तकलीफ़ों को कहाँ हम काउंट कर सकते हैं, उनको एक वचन के रूप में यहाँ देखा गया है, इसलिए हैज लगा है। द पेंस ऑफ लाइफ, यहाँ जीवन की समस्याएं को बहुवचन मान लिया गया है, तो आर लगा है। वैसे वैगेज है, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 16 बता रहा है बच्चों, नियम नंबर 16 ये कह रहा है कि डिस्क्राइब, ध्यान रखना पड़ेगा, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट, इन शब्दों के बाद एज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एज का प्रयोग होता है। जैसे सी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन, यानी ध्यान रखना, इनके साथ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा, तो इनके साथ हमें एज का प्रयोग करना होगा। सी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन, आई ट्रीट हिम एज ए जेंटलमैन, दे रिप्रेजेंटेड द केस एज दे न्यू। बात समझ रहे ना? तो इनके साथ यानी डिस्क्राइब के साथ, रिगार्ड के साथ, मेंशन के साथ, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट, इन सब के साथ एज का प्रयोग आपको याद रखना होगा। अब जो अगला नियम बच्चों उस पर ध्यान दीजिए। जो पिछला नियम बताया कि उसी का थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या है? इसमें बताएगा डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट, इन क्रियाओं के बाद टू या एज का प्रयोग वर्जित है। ना तो टू लगता है ना एज लगता है, सीधे जो भी ऑब्जेक्ट आए रहेंगे उसका प्रयोग कर दिया जाएगा, कोई टू या एज नहीं लगाया जाएगा। जैसे देख लीजिए, यू नीड नॉट गो, यू नीड नॉट गो, यहाँ आई डेयर नॉट अपोज हिम, आई मेड हिम लाफ, आई हर्ड हिम क्राई, शी थिंक्स मी
ए फुल, इनके बाद कोई भी ना तो टू लगा है ना आइज लगा, इस पर आपको ध्यान देना हुआ है। अब अगले वाक्य में जरा हम विचार कर लें। एक कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको बता रहे हैं कि जब कभी एक ही वाक्य में दो भाग हों और उनकी हिंदी लिखते समय दोनों भागों में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया हो, तो इसमें पहला भाग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है और बाद वाला वाक्य फ्यूचर टेंस में। जैसे यदि तुम नहीं पढ़ोगे, यदि तुम नहीं पढ़ोगे, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। यदि कहीं ऐसा वाक्य लिखा हुआ मिले तो इसमें जानते हैं क्या करना है। जो पहला वाक्य है उसमें एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी उसी प्रकार का वाक्य है कि यहाँ लिखा इफ़ ही विल कम। पहले वाक्य में कभी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहाँ क्या होना चाहिए, इफ़, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट रीड, इफ़ यू डू नॉट रीड के बाद कामा लगाएंगे, फिर दूसरा वाक्य लिखेंगे यू विल फेल, यू विल फेल, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। उसी प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, इफ़ ही विल कम लिखा हुआ है, इफ़ ही विल कम, तो आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंस में विल का प्रयोग नहीं होता है, इसका होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ़ ही कम्स टू मी। आप समझ रहे होंगे। उसी प्रकार 19वां नियम है, इफ़ क्लॉज में होने वाला कार्य असंभव या अवास्तविक या काल्पनिक होता है तो इफ़ क्लॉज को हमेशा वर्ब में वेयर का प्रयोग करते हैं और बाद में वुड प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कहा जाए इफ़ आई वेर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। अब यहाँ एक कल्पना व्यक्त की गई है तो इसमें सभी कर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग होगा, चाहे वो फर्स्ट होगा, चाहे सेकंड होगा, चाहे थर्ड होगा, चाहे जिस प्रकार का वाक्य होगा उसके साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार के एक और कंडीशनल सेंटेंस देख लीजिए बच्चों। एक और कंडीशनल सेंटेंस यह है कि इसमें अगर शर्त वाले वाक्य में ये दिखाया गया हो कि वाक्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ है और उसके भविष्य में पूरी होने की गुंजाइश भी नहीं है, तो इसमें जो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है और बाद वाले वाक्य में वुड है प्लस थर्ड फॉर्म, अर्थात जो आपका इफ़ क्लॉज होता है, इफ़, इसमें क्या करेंगे, हाइड का प्रयोग करके पास्ट परफेक्ट में करेंगे और बाद वाला क्लॉज जो हो जाएगा उसमें क्या लगाएंगे, वुड है प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे इफ़ ही हैड कम टू मी, इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्पेड हिम। देख रहे हैं ना, इसमें पहले में हैड का प्रयोग हुआ है, बाद में वुड हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अब अगला नियम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए, उसे जानते होंगे आप। यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आश्रित उपवाक यानी बाद वाला वाक्य, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जाना जाता है, वो भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। मतलब अगर किसी वाक्य में दो वाक्य हैं, किसी वाक्य में दो भाग हैं और पहला अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है, प्रेजेंट या फ्यूचर इससे, तो बाद में कोई भी टेंस हो सकता है, लेकिन अगर पहला भाग पास्ट है तो बाद में भी पास्ट ही होगा, ऐसा नियम है। अगर बाद में फ्यूचर टेंस आ रहा हो तो उसमें शैल का शुड और विल का वुड कर दिया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यहाँ सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम लागू होता है। यहाँ देखिए ही सेज, अब ये प्रेजेंट टेंस है तो बाद में कोई भी टेंस हो सकता है, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, रवि सेज, यहाँ भी आगे कोई टेंस हो सकता है। मोहन विल से, ये फ्यूचर है तो आगे भी कोई भी टेंस हो सकता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो बाद वाला वाक्य भी पास्ट टेंस ही होगा। जैसा कभी हमने आपको बताया, राम सेड, राम ने कहा पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट ही होगा। राम सेड दैट ही रोट लेटर, यानी अगर पहला भाग पास्ट है तो दूसरा भी हमेशा पास्ट ही होगा। लेकिन इस नियम की अवहेलना भी होती है बच्चों, इस नियम की अवहेलना तब होती है जब बाद वाला कथन सदा सत्य हो, हैबिचुअल एक्शन हो यानी स्वाभाविक आदत हो,
कोई ऐतिहासिक घटना हो या कोई लोकोक्ति या मुहावरा हो तो उसमें यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे द टीचर सेड, टीचर ने कहा क्या, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पहले पास्ट है फिर बाद में प्रेजेंट है। क्यों यहाँ टेंस परिवर्तन नहीं हो रहा? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, शाश्वत सत्य है, इसलिए इसके साथ टेंस परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला, ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। उसने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यहाँ भी ये कुत्तों का काम है भौंकना, उनकी हैबिचुअल आदत है, ये हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए यहाँ भी टेंस परिवर्तन नहीं हुआ है। अब रूल नंबर 24 जो आपको बता रहा है उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। वो क्या है ज़रा देखें। यदि आश्रित उपवाक्य ऐसे कंजक्शन से आरंभ हो जिसका उद्देश्य प्रकट होता हो तो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर आश्रित उपवाक्य में मे का प्रयोग होता है और प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में होने पर माइट का प्रयोग होता है। वही चीज़, अगर कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट है तो बाद में मे ना लगाकर, अगर प्रेजेंट है तो मे लगा सकते हैं, और अगर पहला भाग पास्ट है तो बाद में आपको मे के स्थान पर माइट लगाना पड़ता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, ताकि यहाँ वर्क्स मान होता है कठिन मेहनत करना, और ही वर्क्स हार्ड दैट ही में स्टैंड फर्स्ट, ताकि वो कक्षा में प्रथम आ सके। तो मे का ये भाग अगर पास्ट है पहला तो हमें एक माइट हो गया, बस इतनी सी बात है। और लाई और टेल, इनके साथ आपको पता है कि लाई और टेल के साथ ट्रुथ और स्पीक का प्रयोग होता है। यानी टेल ए लाई स्पीक द ट्रुथ, टेल ए लाई स्पीक द ट्रुथ का प्रयोग होता है। इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बच्चों, रूल ऑफ फॉर्म में बस इतना ही, हालांकि और भी लंबा बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इतने से आपका काम चल जाना चाहिए। इसके बाद भी आपको अभ्यास की और आवश्यकता पड़ेगी। धन्यवाद।